कश्मीर में पिछले दिनों टारगेटेड किलिंग्स हुई और उन टारगेटेड किलिंग्स में मक्खनलाल बिंद्रू जैसे वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने घाटी को उस समय भी नहीं छोड़ा जिस समय 89-90 में मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक, उन्हें भी टारगेट किया गया। आतंकियों ने उन पर भी हमला किया और उनकी भी शहादत हुई। ऐसे में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के माइंड में जो डर पैदा हुआ कश्मीर घाटी में करंट माहौल को लेकर, और साथ ही में इस समय जो रिपीटेड दावे किए जा रहे थे कि कश्मीरी पंडित्स को दोबारा से कश्मीर में रिहैबिलिटेट किया जाएगा, रिसेटल किया जाएगा, वो दावे भी ऐसा लग रहा है कि मेलोडाउन हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी कश्मीरी पंडित्स की रिसेटलमेंट को लेकर है और जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो क्या सही हैं, मेरे साथ है बात करने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विजय बकाया, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो मिस्टर बकाया, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि जो टारगेटेड किलिंग्स हुई कश्मीर में उसको लेकर उसे आप कैसे देखते हैं कि बारे में सतर्क रहना चाहिए कि कहीं पे साजिश पक रही और कहीं ये ऐसी साजिश नहीं पक रही हो कि जो 90 में पक, तो ये कहीं वो साजिश तो नहीं है जो कि 90 में हुई थी कि जो अक़लियतें हैं, ख़ासकर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर कश्मीरी पंडित हैं, उनको एक डर का माहौल क्रिएट करके वहाँ से निकाला जाए। तो इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने तो पोस्टर निकाले हैं, उन्होंने ओन भी किया है कि हमने किया है, और इसलिए किया है कि कोई आरएसएस का वर्कर था, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्फॉर्मर था। ये 90 में भी ऐसी ही बातें की गई थी और इन्हीं को वजह बनाया गया था कि उनकी टारगेटिंग के लिए हो रही। तो ये एक खतरनाक बात, और आपको ये भी नोट करना पड़ेगा कि इस तरह की बातें तभी होती हैं प्रतिक्रिया के तौर पे जबकि कश्मीरी पंडित के वापसी आने की बात की जाती। वापसी की अगर बात की जाए तो रिपीटेडली बड़े बड़े दावे किए गए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा कि रिसेटलमेंट की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर सबमिट किया था कि नियरली 1500 फैमिलीज जो हैं वो इस 2021 में ही कश्मीर में वापस जाएंगी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से जो बिलोंग करती हैं। तो कैसे देखते हैं कि अब ये जो इंसिडेंट हुए उसके बाद वो दावे तो मेलोडाउन हो ही गए, क्या आपको लगता है उसी का एक रिएक्शन था कि जो रिपीटेडली कहा जा रहा था कि नाउ दे विल गो बैक, नाउ दे विल गो बैक? वो मैं कहूँगा ये एक प्रतिक्रिया के तौर पे हुआ कि एक तो बार बार कहा गया कि हम इनको बसाएंगे, दूसरा ये जो अभी ऑर्डर निकाला इन्होंने कि ज़मीन वापस दिलवा देंगे, प्रॉपर्टी जो बिकी है वो वापस दिलवा देंगे, पोर्टल खोला गया। जी हाँ, पोर्टल खोला गया और एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द। बहुत अच्छी नीयत तो ठीक थी, लेकिन इससे एक हलचल सी मची। तो मैं समझता हूँ कि जो एलिमेंट्स 90 में उभर के आए थे, जो नहीं चाहते कि ये जो नॉर्मल पीस प्रोसेस है वो बना रहे, वो लोग फिर से उभर के आ गए, उनको बहाना मिल गया। लेकिन वापसी का जो मसला है वो इतना आसान नहीं। एक ज़हीन कम्युनिटी जो वहाँ पे आराम से रह रही थी, सुख चैन से रह रही थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उनको घरों से उजाड़ दिया गया, उनको बेरहमी से गोली का शिकार बना के उनके प्रोफेशनल्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनको मारा गया और उनको वहाँ रहने के लिए बहुत ही मुश्किल हालात बनाए, वो भाग के आ गए। उनका अब वापस जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि कश्मीरी पंडित जहाँ भी है वो तो वापस जाना चाहता है, वो अपने जड़ों को फिर से हासिल करना चाहता है। और लेकिन अब आपको पता है, कहा जाता है 11 बार कश्मीरी पंडित समुदाय विस्थापित हुआ है कश्मीर में, ये 12वीं बार। अब वो अगर वापस जाएगा तो उसको एक ये आश्वासन मिलना चाहिए कि जहाँ भी वो बसेगा दोबारा इस तरह के हालात नहीं बनेंगे कि उनको निकलना पड़े। और अब उनका दिल टूट गया है, वो ज़ख्मी है, और इसलिए वो उन कस्बों में, उन गाँव में, उन शहरों में वापस नहीं जाएंगे बिखर बिखर के रहने के लिए जहाँ से वो विस्थापित किए गए। वो चाहेंगे कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए कई जगती टाइप क्लस्टर में बसें, या जो एक और विचारधारा है कि एक ही जगह बसें। तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स में कंसेंसस लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को
कश्मीरी पंडित समुदाय के नुमाइंदों के साथ बातचीत करनी चाहिए, एक रोड मैप बनाना चाहिए जो इम्प्लीमेंटेबल हो। तो फिलहाल इस वक्त जो है वापसी का पहला कदम जो उठाया गया था वो ये कि नौजवान बच्चों को जो पढ़े लिखे थे उनको एक पैकेज के ज़रिए वहाँ भेजा गया, और 2009 में भेजा गया। तब से तकरीबन 3000 हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे थे। कैसे देखते हैं कि उनके लिए भी अकोमोडेशन की जब तक बात हो तो प्रॉपर अकोमोडेशन अभी तक नहीं थी और उन्हें भी वहीं पर रेंट पर घरों में रहना पड़ रहा था। अब कहा जा रहा है कि 1 BHK की जो वहाँ पर अपार्टमेंट से बनाए जाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ वहाँ पर गए हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स उनके लिए, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन में भी अभी समय लगेगा। लैंड ट्रांसफ़र हुई है अभी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस समय पैकेज अनाउंस किया गया था उसी समय को इस तरीके का बंदोबस्त कर देने की ज़रूरत थी ताकि जो कश्मीरी माइग्रेंट वापस कश्मीर काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जाता है उसे इस तरीके की लॉजिस्टिकल इश्यूज तो कम से कम फेस ना करनी पड़े? देखिए, कोशिश तो की गई थी, जैसे आपके वेसू में प्रीफैब्रिकेट स्ट्रक्चर्स बनाए जिनको अब वो कंक्रीट बनाया जा रहा है, आपके खानपुरा में बनाया गया, आपके शेखपुरा में बनाया गया, आपके मटन में बनाया गया। कोशिश तो की गई, लेकिन उस फुर्ती से नहीं कि लोगों को सबको सरकारी एकोमोडेशन मिले। तो कईयों को मजबूर होके क्या कहते हैं प्राइवेट मकानों में रहना पड़ा। तो अब जो इन्होंने शुरुआत की है 600 फ्लैट्स बनाने की, वो कह रहे हैं कि इन्हीं के लिए है जो कि वहाँ पे अब बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको फुर्ती लानी पड़ेगी। और जो अभी ये हादसे हुए हैं इसके बाद जो डर फैल गया है, और वो सारे जो वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे थे वो वापस चले आए हैं जम्मू, उनको वापस ले जाने के लिए ये एक आश्वासन तो दिलाना पड़ेगा कि वो इस वक्त सुरक्षित रहेंगे वहाँ पे। और उसके लिए जो बिखरे हुए हैं उनको कहीं इकट्ठे कहीं बसाना है। 90s में हमें याद है ये जो मुलाजिम थे उनको होटल अकोमोडेशन में रखा जाता था, उनको बस भेजी जाती थी, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ ले जाते थे। तो उसी तरह का बंदोबस्त इनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक माहौल पैदा किया गया है जिसमें माइनॉरिटी इस वक्त असुरक्षित फील कर रही है, और ये सबको लगता है कि टारगेटिंग किलिंग हो रही है उन लोगों की जो कि वहाँ बसना चाहते हैं, जिनकी सोच राष्ट्रीय सोच है। तो इसका तो कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। पोर्टल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से डिस्ट्रेस सेल जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों ने की थी जिस समय वो कश्मीर घाटी से निकल कर आ गए थे, तो उसे वापस से उस लैंड को रिस्टोर करने के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर करने के लिए सरकार ने एक डेडलाइन भी सेट कर दी कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर कर लें या फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें रिस्टोर कर दिया जाएगा। इस अप्रोच को आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली भी यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि क्या पॉसिबल है कि जो ज़मीन 1990s में बिकी या उसके बाद कुछ सालों में बिकी, उस प्रॉपर्टी को अब रिस्टोर किया जाए, या जो एंक्रोच प्रॉपर्टी है उसे इमीडिएटली कुछ ही समय के अंदर अंदर वापस से जो उनके ओनर्स हैं उन तक पहुंचाया जा सके? क्या पॉसिबल है ऐसा करना? देखिए, ऐसे मामले में कि सरकार को रियलिस्टिक होना पड़ता है, और नीयत तो बिल्कुल ठीक है कि लेकिन ये भी गलत है कि साहब इतने कम वक्त में जो इनक्रोच लैंड है वो वापस लौटाया जा सकता है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती है जो हाँ, आइडेंटिफाई करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, कहीं गलत इंतकाल के तौर पे किसी की ज़मीन किसी और के नाम तो नहीं, अगर वहाँ ऐसा है इमीडिएटली उस इंतकाल को रद्द करें और ज़मीन वापस कर दें। या जहाँ पे कोई दूसरे की आसपास की ज़मीन में बैठ गया हो, उसको कल्टीवेट कर रहा हो, इंतकाल भी नहीं कराया हो, उसको खाली करवाइए। और अब मकान बेचने वाली जो बात है, अब सेटलमेंट भी हुआ, सेटलमेंट के दौरान भी कंसोलिडेशन के वक्त किसी की ज़मीन दूसरे की ज़मीन के साथ जुड़ गई, वो भी तहकीकात कीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं हुआ। और जो आप कह रहे हैं कि सरकार आपको वो मकान वो जायदाद वापस दिलाएगा जो आपने बेचे हैं डिस्ट्रेस में, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या कानूनन अब वो मकान वापस दिलवा सकते हैं जो कि एक प्रक्रिया के तहत बेचा गया है, जिसमें सेल डीड भी है, परचेज डीड भी है, या अटॉर्नी पे बेचा गया है। तो ये सारी तहकीकात का विषय है। हाँ, जहाँ आप समझते हैं कि मजबूरन या गलत फहमी में या ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी से कहा गया मकान बेच दो मुझको, वो तहकीकात के बाद अगर साबित होता है तो आप ज़रूर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, कि अगर सरकार ये फैसला करे, हाँ,
आपने मजबूरन आपने बेचा, आपको 100 रुपया मिलना चाहिए था मार्केट रेट, आपने 10 रुपये में ही बेचा, हम आपको 90 रुपये देंगे, आपका मुआवजा हम देंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो मकान आपको वापस दिलाएंगे। तो ये नीयत तो ठीक है, इंक्रोचमेंट्स भी हुई हैं और प्रॉपर्टी भी बेची गई है। वो देखना पड़ेगा कि इलीगल कहाँ है, लीगल कहाँ है। इलीगल में तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, जहाँ लीगली हुआ है वहाँ पे लीगल ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे आपको। यू हैव टू हैव अ मोर रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल व्यू। एक ब्लैंकेट अप्रोच जो है वो चलेगी नहीं। नहीं चलेगी, मुझे तो नहीं लगती ये चलेगी, क्योंकि इसी ऑर्डर की प्रतिक्रिया में मुझे लगता है कि ये जो अभी रिसेंटली हुआ है, हो सकता है उस प्रतिक्रिया की वही प्रतिक्रिया हो। प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज की अगर बात की जाए तो उसमें जो पोस्ट क्रिएट की गई थी अभी तक भी वो पोस्ट फुलफिल नहीं हुई है। जो कश्मीर माइग्रेंट्स कश्मीर घाटी जाते भी हैं काम करने के लिए, जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो वो भी डिमांड करते हैं कि उनके लिए भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई प्रावधान हो, ताकि वो एक ही जगह पर काम ना करते रहें और वहाँ पर असुरक्षित फील ना करें, बल्कि उन्हें भी मूव करने का मौका मिले। अगर वो कहीं पुलवामा में काम कर रहे हैं तो उन्हें भी कहीं और जाकर काम करने का मौका मिले। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि इज़ दिस डिमांड जस्टिफाइड फॉर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, या फिर अदरवाइज ऑल्सो ये जो पोस्ट अभी तक फिल नहीं हो पा रही है, क्या इसमें सरकारों की गलती है या हालात ही कभी वैसे नहीं बने कि लोग वहां जाकर काम करने में हिचकिचाए नहीं? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो भी पोस्ट क्रिएट किए गए वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट है। तो उसका ये मतलब हुआ कि आप डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में तैनात हो गए और आप उसी डिस्ट्रिक्ट में तब्दील हो सकते हैं। वो एक रिलैक्सेशन हुई है कि जहाँ पे शादीशुदा कपल है, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में करते हैं, उनको एक ही जगह पोस्टिंग की गई है। अब ये भी तो अब इस बात को तो तकरीबन एक्सेप्ट कर दिया गया है कि हम डिस्ट्रिक्ट कैडर में हैं, और सरकार ने भी कहा अगर आप इकट्ठे रहना चाहते हो और पैकेज में हो, शादीशुदा हो, तो इकट्ठे रह सकते हो, पास में पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी सुपरा न्यूमरी पोस्ट माने जा रहे हैं। इसका मतलब कि जब तक आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हो तब तक तो पोस्ट है, आप रिटायर हो गए तो पोस्ट गायब हो गया। इससे क्या दिक्कत आती है कि हमारे पैकेज में जो हैं वो उनकी ना सीनियरिटी बन पाती है और ना उनके प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स आगे के बनते हैं। तो ये एक मिथ जो है, इसको ख़त्म करना चाहिए कि आप सुपरा न्यूमरी हैं। दे शुड बी पार्ट ऑफ द मेन एस्टैब्लिशमेंट। हर डिपार्टमेंट, जैसे आपके जूनियर इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी के होने चाहिए, सोशल वेलफेयर में आपके सुपरवाइजर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ये किसी किसी कैडर में फिट होने चाहिए, तभी इनका भविष्य उज्जवल बन सकता है। और बाकी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दुश्वारियाँ आई हैं, वो आप समझते हैं जब भी कोई सिलेक्ट होता है, जो रह जाता है उसको कोई शिकायत होती है कि मैं गलत तरीके से छोड़ दिया गया हूँ, इस तरह से स्टे भी आए और वो जो है वो प्रोसेस रुक भी गया। लेकिन अब 300,000 से ज़्यादा हो गए हैं, और बीच में कुछ लोग जो कश्मीर में बसे हुए हैं, जो माइग्रेट नहीं हुए, उन्होंने कहा हमें क्यों नहीं नौकरियां दी हैं, ये आपने पैकेज सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए बनाई, हमने भी यहाँ पे क्या कहते हैं सफ़र किया है। तो उस चक्कर में काफ़ी देर हो गई, लेकिन अब मुझे लगता है स्मूथली हो रहा है। और जो 6,000 का पैकेज है वो अगले 1-2 साल में पूरा हो जाना चाहिए, और उन्हीं 6,000 के लिए ये फ्लैट्स भी बनना। मिस्टर बकाया, क्या डिफरेंस देखते हैं आप गवर्नमेंट की अप्रोच में, जो इस समय कश्मीरी पंडित्स को लेकर गवर्नमेंट की अप्रोच है, और जो पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, जो उस समय अप्रोच थी कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन को लेकर? देखिए, रिहैबिलिटेशन के लिए तो सब कहते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीर अधूरा है, और वो जो तमद्दुन है, कश्मीर का कल्चर है, उसका हिस्सा है कश्मीरी पंडित, और उनके चले आने से कुछ खालीपन वहाँ महसूस होता है। वो चाहते हैं कि ये वापस आएँ। पहले पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहते थे कि हम इनको लाएंगे वापस। उसके बाद जब इन्होंने दुश्वारियों का एहसास किया कि सबको प्रोटेक्शन दे नहीं सकते, अभी माहौल कंड्यूसिव नहीं है, तो उन्होंने कहा हम सही वक्त पे इनको वापस लाएंगे। और 2009 तक पहुँचते पहुँचते ये जब हालात वहाँ ठीक होने लगे,
तो एक पैकेज बनाया जो आज़ाद साहब ने बनाया, मैं भी उसमें से एसोसिएटेड था एज एडवाइज़र। तो हमने सोचा कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्टेट के अंदर ही बसाना चाहिए। उसमें मुश्किल ये आई कि जो कश्मीर के हैं वो कश्मीर के ही अंदर तैनात हो सकते हैं, जम्मू या लद्दाख में नहीं हो सकते। तो ये पैकेज कॉन्सेंट्रेट की गई कश्मीर में, और काफ़ी मनाना पड़ा इन नौजवानों को कि आप जाइए और अच्छी तरह से आप नौकरी करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अच्छी तरह से पिछले 10-12 साल से नौकरियां कर रहे हैं, और अचानक ये क्या हो गया ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि इन्होंने किसी को प्रोवोकेशन नहीं दी। ये अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, टीचर अपना काम कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में अपना काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से अचानक इस तरह का एक सदमा फिर पहुंचाना, जिससे कि वो फिर डर गए हैं, ये समझ में नहीं आता ये क्यों है। क्योंकि कश्मीरी मुसलमान भाई बहन जो हैं वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वापस आए, और हम समझते हैं कि यही एक जनरेशन है कश्मीरी पंडितों की जो वहाँ जाके बसेगी। हमारी जनरेशन तो परमानेंटली बस नहीं सकती। हमारी जनरेशन इन्हीं के पास अपने रिश्तेदार अगर हों उनके पास कुछ वक्त के लिए रह के आ सकते हैं। मतलब ये था पैकेज का कि वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आपके विचारों का आदान प्रदान होगा, मिलना जुलना होगा, एक हार्मनी क्रिएट होगी, मिसट्रस्ट दूर होगा, उस मकसद से। और काफ़ी हद तक वो मकसद हासिल भी हो रहा था वहाँ लोकली। लेकिन आज जो इन्होंने किया है वो फिर से इस सारी कोशिश को नाकाम करने की एक साजिश लगता है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है, उन्होंने कुछ लोगों को एलिमिनेट भी किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा ये नहीं होगा, और ये खौफ का माहौल जो है ख़त्म किया जाएगा, और जो हमारे ये बच्चे भाग के आए हैं उनको वापस बुलाया जाएगा, लेकिन उन हालात में जहां वो सुरक्षा उनको मिल सकती है। मिस्टर बकाया, क्योंकि मिलने जुलने की आपने बात की, ये बात कश्मीर पंडित्स के इशू से ज़्यादा डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि दरबार मूव को ख़त्म करने का जो फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक हेट्रोजेनिटी तो कश्मीर की सोसाइटी में उसी समय आ गई थी जिस समय कश्मीरी पंडित्स जो हैं उन्हें घाटी छोड़नी पड़ी थी। अब जम्मू के साथ भी जो मेल जोल होता था जिस समय दरबार मूव होता था, उसे भी ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने तो कह दिया दरबार मूव होगा नहीं। तो ये जो कंप्लीट हेट्रोजेनिटी आएगी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक ऐसी रियासत रही है ये, यहाँ 3 खित्ते थे, और तीनों खित्तों के मिजाज अलग थे, कल्चर अलग था, धर्म अलग था, बोलचाल अलग थी, रहन सहन अलग थी। इनके आपस में एक तालमेल रखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक इस तरह का सरकार का जो निज़ाम महाराजाओं ने बनाया था कि 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ, उसके पीछे ये भी था कि यहाँ की गर्मी से भी बचे रहें और वो लोग वहाँ की सर्दी से भी बचे रहें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मकसद ये था कि जम्मू के लोग कश्मीर पहुँचे, कश्मीर के लोग जम्मू आएँ, और सरकार के साथ उनका मेल मिलाप रहे। और ये बड़ी अच्छी तरह से चला आ रहा है, एक ट्रेडिशन है, वेल एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है। इसको ट्रेडिशन को अचानक इस तरह से तोड़ देना, और मुझे तो लगता है जल्दबाजी में तोड़ा गया है, क्योंकि अभी जो दरबार मूव के लिए नए ऑर्डर निकले हैं उसमें तकरीबन वही दरबार मूव जैसा ही जैसा ही है। सेक्रेटरी जहाँ आएंगे उनका अमला भी आएगा, तो फिर फ़ायदा क्या था वो इस तरह से करना और खलबली मचा देना। तो मैं समझता हूँ दरबार मूव एक ऐसी एक लिंक है कश्मीर और जम्मू, और सियासी तौर पे और बाकी विचारों के मुताबिक भी जम्मू और कश्मीर इकट्ठे मिले रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और यही कोशिश हमेशा हर सियासी जमात की रही है, हर गवर्नमेंट की रही है कि जम्मू और कश्मीर अलग ना हो किसी भी सोच तरह से। तो ये एक लिंक है और इस लिंक को नहीं तोड़ना चाहिए। मिस्टर बकाया, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आए, उनकी यहाँ पर एक रैली भी हुई, कश्मीर में भी उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से मुलाकात की, यहाँ पर भी जम्मू में भी उन्होंने कई सारे लोगों से मुलाकात की, लेकिन वो जगती गए हों, कश्मीरी पंडित समुदाय से मिले हों, ऐसा नज़र नहीं आया। जनरली जो गृह मंत्री जब आते थे जम्मू कश्मीर तो ऐसा ज़रूर होता था, डेलीगेशन से भी वो मिले, तो आपकी भी उनसे मुलाकात हुई होगी। क्या ऐसा लगा कि वो कश्मीरी पंडित्स के इशूज़ को लेकर सीरियस हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसी तवज्जो कश्मीरी पंडित्स को दी जब वो जम्मू कश्मीर आए? देखिए, कश्मीरी पंडित तो उनसे मिलता रहा है, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में मिलते रहे हैं, वहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं दिल्ली में वो मिलते रहे हैं,
और उम्मीद हमेशा रहती है कि जब भी होम मिनिस्टर आएंगे तो कश्मीरी पंडित को तफसील से मिलेंगे, तब बातचीत करेंगे। तो ऐसा नहीं हो पाया। हम लोगों को बुलाया गया था तो हम लोग भी मेमोरेंडम लेके गए थे। तो मेमोरेंडम उनको दिया, उन्होंने कहा हमें सारी जो आपने बातें रखी हैं उनका हमें ज्ञान है, हम इन पे गौर भी कर रहे हैं। और हमने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाएं, एक एपेक्स कमेटी बनाएं कश्मीरी पंडित नुमाइंदों की, जिसके साथ आप वार्तालाप कर सकते हो। कि नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी वही बात करते हैं जो बाकी करते हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदा अहमियत कम है। तो आप एक एपेक्स कमेटी बनाइए, जो भी आपका दिल्ली से आए, कोई मंत्री आए या अफसर आए, उसी एपेक्स कमेटी से बात करें, और जो उसके साथ बैठ के आप फैसले करेंगे वही मान्य हो। तो एक तो ये बनाइए, वो आप को मदद करेंगे रोड मैप बनाने में कि कैसे वापस जाएंगे, कहाँ जाएंगे। दूसरा हमने कहा था यही सुरक्षा का, कि सुरक्षित तरीके से रहने का बंदोबस्त आप हमारे इन बच्चों के लिए करिए, नहीं तो ये जो सारी मेहनत हुई है इतने सालों की वो ज़ाया हो जाएगी, ये लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ। और दूसरा हमने कहा था रिलीफ बढ़ाने की बात, जो रिलीफ 1300-1400 मिलती है उसको हमने कहा था बढ़ाइए। अभी भी लोग हैं, फैमिलीज हैं जो सिर्फ रिलीफ पे ही डिपेंडेंट हैं, उनको ये राहत दीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, ये बहुत पुराना मसला है। हम कह रहे हैं कि इनको भी किसी तरह से बसाइए, कोई तरीका निकालिए। आपके पास बहुत सारी स्कीमें हैं, मुद्रा लोन की स्कीम है, आपको स्टार्टअप्स की स्कीम है, कोई एक स्पेशल ड्राइव लगाइए और इन लोगों को सही तरीके से कहीं पे बसा दीजिए, इनकी आमदनी आ जाएगी, इनकी लाइवलीहुड बन जाएगी। तो ये बातें हमने हाईलाइट की हैं। तो बातें मेमोरेंडम में हाईलाइट जी सारी मेमोरेंडम में हाईलाइट, बातचीत करने का मौका मिला। बातचीत तो जल्दी में थे वो, तो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि ये मसले, उन्होंने कहा हमें इनका पता है तो हम गौर कर रहे हैं। What do you think should be the way forward now? अब अगर कश्मीरी पंडित्स को रिसेटल करना है, रिहैबिलिटेट करना है, हर कोई अपना अपना फॉर्मूला देता है कि एक कॉलोनी बना दी जाए उससे हो जाएगा, या एक अलग यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कर दी जाए उससे हो जाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक, अभी कंसिडरिंग द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को, जो सारी कोशिशें भी की गई हैं वो भी आपके सामने हैं, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ? As I keep saying, you had to discuss the plan, the future plan with the representatives of the community. Without that, your every action will be a knee-jerk action. So एक बाज़ाब्ता प्लान बनाइए, साहब आप कहाँ बसेंगे, किस तरह से बसना चाहेंगे, सिक्योरिटी में बसेंगे। और हमने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस जाए, उसको पॉलिटिकली एम्पावर कीजिए। अब मेमोरेंडम जो डिलिमिटेशन कमीशन के पास गया, वो तो रिजर्वेशन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की रिजर्वेशन की बात की, उससे भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जब होगा तो कश्मीर में उसके स्टेक बढ़ेंगे। और ये बात भी हमने शिद्दत से कही है, हमने मेमोरेंडम में भी कही थी। तो एक हिकमत अमली के ज़रिए वापस लाने की बात है, लेकिन एक प्लान के ज़रिए आना चाहिए। एक होमलैंड की यहाँ पे विचारधारा चल रही है, क्लस्टर्स में रहने की विचारधारा, लेकिन कस्बों गाँव में वापस जाने के लिए इस वक्त कोई राजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज के हालात में वापसी ऑन अ लार्ज स्केल तो खैर मुमकिन नहीं है, उसको तो बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ, जो 6000 बच्चों का जो पैकेज है, वो 6000 के 6000 वहाँ पहुँचें, अच्छी तरह नौकरियाँ करें, तो वही हमारे आने वाली जनरेशन मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे मेरे साथ मिस्टर विजय बकाया, जिन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन का जब सवाल उठता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की जाए, कम्युनिकेशन के वो प्रोसेस खोले जाएं, उन्हीं से जानने की कोशिश की जाए कि अगर वो कश्मीर वापस जाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से वहाँ रहना चाहेंगे। और साथ ही में उन्होंने कहा कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रेस सेल का हो या अन्य फैसले हों, तो उन फैसलों में एक रियलिस्टिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है। और ये फैसले भी कॉन्वर्सेशन के बाद, कम्युनिकेशन के बाद, और सभी स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करके, उनसे बातचीत करके उसके बाद लेने होंगे। तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर घाटी जा पाए।